रिटायरमेंट प्लानिंग की कन्फ्यूजन की शुरुआत यहीं से होती है कि पीपीएफ, ईपीएफ और एनपीएस आपके लिए विकल्प है और तीनों में से आप पैसा कब निकाल सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अपनी मर्जी से चुना हुआ एक लंबे समय का सुरक्षित बचत योजना है। अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा लगा रहे हैं तो क्लियर विनर एनपीएस है। नमस्कार और स्वागत है आपका निवेश का बड़ा सवाल में, जिसके नॉलेज पार्टनर हैं मेरा एसेट म्यूचुअल फंड। देखिए, आज का सवाल लगभग हर कमाने वाले का है। रिटायरमेंट के लिए सबसे भरोसेमंद रास्ता कौन सा है, एनपीएस, ईपीएफ या फिर पीपीएफ? अब तीन नाम हैं, तीन रास्ते हैं, पर लिक्विडिटी, टैक्स और कंपाउंडिंग के हिसाब से आपको किस पे कितना भरोसा करना चाहिए, इसी उलझन को सुलझाने के लिए हमारे साथ हैं वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेन्द्र कुमार। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। पहला प्रश्न बहुत बेसिक से ही शुरू करते हैं सर। एनपीएस, ईपीएफ और पीपीएफ ये हैं क्या और इनका मूल फर्क क्या है? तीनों अलग अलग गाड़ी है। नौकरी पेशा करने वालों के लिए ऑफिस से जो प्रोविडेंट फंड कटता है वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ के पास जाता है, और ये जो पैसा है ये आपका करीब अधिकतर पैसा फिक्स्ड इनकम एक निश्चित आमदनी जनरेट करता है, लेकिन वो प्रेडिक्टेबल नहीं है, वो गारंटीड नहीं है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये एक सरकारी व्हीकल है, ये एक सरकारी बचत योजना है जिसमें कि समझिए कि लॉन्ग टर्म का बैंक डिपॉजिट है, लॉन्ग टर्म का रिकरिंग डिपॉजिट है जो कि पूरी तरह सुरक्षित है जी। तो प्रोविडेंट फंड में आप 15 साल के लिए पैसा लगाते हैं, लगातार लगाते हैं, और इससे मिलने वाला जो रिटर्न है वो टैक्स फ्री होता है, लेकिन भारत सरकार मैनेज करती है, गारंटीड होता है जी। एनपीएस ये आपका पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन है, जो कि आपका एम्प्लॉयर भी उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूट करता है। ईपीएफ में भी, प्रोविडेंट फंड में भी ऐसा ही होता है कि आपके तनख्वाह से कुछ कटता है, कुछ आपका एम्प्लॉयर मिलाता है, और वो आपका कंट्रीब्यूशन हो रहा है आपके रिटायरमेंट के लिए। एनपीएस में आपका जो पैसा है वो एम्प्लॉयर भी मिलाता है, आप भी मिलाते हैं, या आप इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं पीपीएफ की तरह। आप अपना, अगर आप कोई कारोबार करते हैं और आप अपना एनपीएस का अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप खोल सकते हैं। ये करने के बाद इसमें लगाया हुआ पैसा इक्विटी, डेट दोनों में लगता है। तो ईपीएफ नौकरी से जुड़ी आपकी मजबूरी कह लीजिए या सुविधा कह लीजिए, जिसमें कि आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, ईपीएफ वो है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अपनी मर्जी से चुना हुआ एक लंबे समय का सुरक्षित बचत योजना है, और एनपीएस रिटायरमेंट के लिए थोड़ा ज़्यादा डिसिप्लिन तरीके से लगाया हुआ बाजार में भी मार्केट लिंक्ड योजना है, जिसमें कि मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपके लंबे समय के लिए, खासकर रिटायरमेंट के लिए जिस अवधि के लिए हम करते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कारगर तरीके से आपको रिटर्न मिल सकता है। अच्छा सर, अब लोगों के मन में सबसे बड़ी एक प्रैक्टिकल चिंता ये होती है कि जब पैसे की ज़रूरत पड़े तो पैसा मिलेगा या नहीं। अब लिक्विडिटी के मामले में एनपीएस, ईपीएफ और पीपीएफ की ताकत और कमज़ोरी है, अगर दोनों को हमें समझना हो तो कैसे समझेंगे? रिटायरमेंट प्लानिंग की कन्फ्यूजन की शुरुआत यहीं से होती है कि पीपीएफ, ईपीएफ और एनपीएस आपके लिए विकल्प है और तीनों में से आप पैसा कब निकाल सकते हैं। एक तो ये रिटायरमेंट के लिए निवेश का जरिया है, तो इसमें निकालने का सोचना ही नहीं चाहिए। अगर सब कुछ सामान्यतः चलता रहा तो आपको रिटायरमेंट तक तीनों में से किसी में से नहीं निकालना चाहिए। लेकिन ईपीएफ से पैसा निकालना असंभव नहीं है, लेकिन बड़ा मुश्किल है, लोग को निकालने में इसमें दिक्कत होती है। ये आपके लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड आपके लिए लंबे समय की प्रतिबद्धता है। एक तरह से आपको लगता है कि आप डिसिप्लिन तरीके से लगाते रहेंगे, और यहाँ पे भी 5 साल के बाद आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। उसी तरह से एनपीएस में आपका जो लगाया हुआ पैसा है, 60 साल की उम्र के बाद ही आप उसमें से 40% एन्युइटी में आपको पेंशन देने के लिए होगा, और बाकी जो 40% से एन्युइटी लिया जाएगा और 60% आप निकाल सकते हैं, लेकिन 60 साल की उम्र के बाद। लेकिन उसके पहले अगर कभी आपको चाहिए हो एक्सेप्शनल सिचुएशन में कि बच्चे की पढ़ाई के लिए, मकान खरीदने के लिए, तो और मेडिकल इमरजेंसीज़ के लिए, तो आप पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन तीनों में एक ही समस्या है कि अगर आप इसको देखेंगे कि ये आपके लिए बहुत ही आसानी से हाथ लगाने वाला पैसा है, तो ये आपका जो मूल जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि रिटायरमेंट के पास के बाद आपके पेंशन के लिए ये कारगर कैपिटल साबित हो, वो ये नहीं होगा। ठीक है सर, अब आता है इन सब के बीच कि टैक्स बचत कितनी होती है। अगर हम तीनों को देखें तो टैक्स के मामले में आपको सबसे ज़्यादा भरोसा किस पे करना चाहिए? टैक्स की छूट तो आपको तीनों में ही मिलती है जी। पीपीएफ में आप इस लोग को समझना चाहिए कि आपको किस तरह का टैक्स छूट मिलता है, क्योंकि एक तो ये टैक्स छूट आपके लिए रेलेवेंट ही नहीं है, केवल एनपीएस ही रेलेवेंट रह गया है नए टैक्स रिजीम में,
क्योंकि अगर आप नए टैक्स रिजीम में आते हैं तो आपको सेक्शन 80C के तहत कोई आपको छूट नहीं मिलती। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में लगाया हुआ पैसा पुराने टैक्स रिजीम में, इसमें लगाने वाला पैसा उस 1.5 लाख रुपए तक उस पर छूट मिलती थी। पीपीएफ का एक खास फ़ायदा है कि इसमें मिलने वाला ब्याज ये पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। और लेकिन अगर आप नए टैक्स रिजीम में जाते हैं तो वो भी ऐड हो जाता है। और तीसरा चीज़ कि जब आप पैसा निकालते हैं और ये जो बढ़ा हुआ पैसा है वो आप निकालते हैं तो उस समय आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन जब वो लगाया हुआ पैसा है तो जब आपने लगाया तब भी टैक्स नहीं लगा, जो उस पर मिला वो उस पर भी टैक्स नहीं लगा, आप जब निकाले तब भी टैक्स नहीं मिला। तो ये पूरी तरह से ई है। लेकिन ये सब कुछ लागू होता है पुराने टैक्स रिजीम में। और मुझे लगता है कि इस महंगाई दर के हिसाब से और जिस तरह से लोगों की आमदनी बढ़ी है, बड़े कम लोग रह जाएंगे। अगर आपके पास कोई भी मीनिंगफुल आमदनी है तो आप नए टैक्स रिजीम में आ जाइए। दूसरा, ईपीएफ में भी वही स्थिति है। आपका जो कंट्रीब्यूशन है उस पर 80C की छूट मिलती है। इंटरेस्ट भी आपके काम करने वाले सालों में वो टैक्स फ्री होता है। तो इसकी भी स्थिति वही है जो पीपीएफ की है। लेकिन अगर आप नए टैक्स रिजीम में आ गए तो ये एक ऐसा है जिसमें कि आपको दूसरे तरीके से देखना चाहिए कि ईपीएफ में आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो एक तरह से टैक्स शेल्टर्ड है, वो एक आमदनी है जो कि आपका टैक्स बचता है। और चूंकि ये जो प्रोविडेंट फंड का, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो आपके नौकरी के साथ पैरेलली चलता है, तो इतने लंबे समय में जो आपका बड़ा एक्यूमुलेशन होता है और उसमें मिलने वाला इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पे भी जो इंटरेस्ट मिल रहा होता है तो लोगों को लगता है कि ऑलमोस्ट टैक्स फ्री है जी। और एनपीएस आपके लिए रिटायरमेंट का एक काफ़ी अलग तरीके का कारगर विकल्प साबित हो रहा है, क्योंकि इसमें आप पैसा लगाइए। एक तो क्या आप अपना इंडिपेंडेंट, आपके एम्प्लॉयर से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप अपना कोई कारोबार करते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तब भी आप एनपीएस का अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें लगाया हुआ पैसा इसमें आप लगाते जाइए, उस पर अप्रिसिएशन होता जाएगा। ये लो कॉस्ट फंड मैनेजमेंट है। इसमें लगाया हुआ पैसा, उस पर आपको जो रिटर्न मिलता है वो 60 साल की उम्र तक नहीं निकाल सकते। तो एक डिसिप्लिन के तौर पे मुझे लगता है कि ये काफ़ी कारगर चीज़ है। दूसरा, मार्केट लिंक्ड है जी। यहाँ पे मार्केट लिंक्ड होने में आपके पास आप निर्धारित कर सकते हैं कि कितना पैसा आपका इक्विटी में लगेगा। आप 100% भी इक्विटी में लगाना संभव हो गया है। तीसरा चीज़ कि अगर आपका एम्प्लॉयर इसमें पैसा लगाता है तो वो खास फ़ायदेमंद है, क्योंकि एनपीएस में लगाया हुआ पैसा आपका जो है वो 80C के तहत तो एलिजिबल है ही है। आपके एम्प्लॉयर का लगाया हुआ जो कंट्रीब्यूशन है वो अकेला कंट्रीब्यूशन बच गया है, जो आपकी आमदनी है, आपके एनपीएस अकाउंट में जा रहा है, पर उस पर टैक्स वो आपकी टैक्सेबल आमदनी में नहीं जोड़ा जाता है। तो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन इकलौता टैक्स फ्री आमदनी लोगों के खाते में रह गया है। और जिस अवधि के लिए एनपीएस का अकाउंट होता है उस और बड़ा इक्विटी एलोकेशन, कम खर्चे पे आपका फंड मैनेजमेंट होना, ये मिला करके मुझे लगता है कि ये बहुत ही कारगर रिटायरमेंट के लिए निवेश का ये विकल्प साबित होगा। अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा लगा रहे हैं तो क्लियर विनर एनपीएस है जी। और अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करना है कर रहा है, कट के भी आ रहा है, तो वो आमदनी चूंकि टैक्स फ्री है तो उसके बारे में तो दोबारा सोचना ही नहीं चाहिए, वो तो सीधा चॉइस है। दूसरा, बहुत सारे लोगों के पास विकल्प नहीं है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आप चुनते नहीं हैं, आपको मिलता है जी। और आप ये नहीं कह सकते कि मेरे ईपीएफ अकाउंट में आप मत डालिए, मेरे लिए एनपीएस अकाउंट खोलिए, तो वो आपके लिए लाचारी है, आपको ले लेना चाहिए। तो अगर पीपीएफ में आप पहले से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और 10 साल कर चुके हैं तो पीपीएफ से पैसा मत निकालिए, क्योंकि ये आपका अकेला एक सुरक्षित फिक्स्ड इनकम एवेन्यू है जिससे मिलने वाला इंटरेस्ट जो है वो टैक्स फ्री है। इसलिए इसको बचा के रखना चाहिए और अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में इसको फिक्स्ड इनकम एलोकेशन की तरह देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पूरी बातचीत के लिए आपका। धन्यवाद अमित। तो उम्मीद है आज का एपिसोड देखने के बाद आप अपने रिटायरमेंट के रास्ते को आज ही निश्चित कर लेंगे। अपना प्रश्न हमें भेजते रहिए। वैल्यू रिसर्च हिंदी को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा एसेट का नॉलेज सेंटर विजिट करना मत भूलिए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।